सौभाग्य की बात है कि मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ बताऊँ या कहूँ जिससे कि आप समाज का निर्माण करें। सबसे पहली बात, आज जो है सत्र का 12वां दिन होगा और इस सत्र में यहाँ उपस्थित सभी विद्यार्थियों का मेरा अभिनंदन स्वागत। यहाँ जो सत्र है वो एक तरह से उस सत्र का मूल भाव है कि हम समाज का निर्माण कैसे करें और समाज के निर्माण में शिक्षकों की क्या भूमिका होती है। अगर पढ़ाना आपका कर्तव्य है तो कैसे पढ़ाया जाए ये भी आपका कर्तव्य है और ये प्रत्येक की अपनी अपनी होती है। इसीलिए हम इस पर व्यापक रूप से चर्चा करेंगे, क्योंकि 2+2=4 होता है ये सब लोग जानते हैं, लेकिन 2+4 कैसे होता है ये सब की बताने की अपनी अपनी कलाएँ होती है। इसीलिए कला अलग होते हैं, गौतम अलग है, सब लोग अलग अलग हैं, लेकिन सब लोग सर्वभौम सर्वशक्तिमान सत्ता के रूप में गुरु के नाम से जाने जाते हैं। चलें, शिक्षा और शिक्षक दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है, लेकिन शिक्षक और गुरु में बहुत बड़ा अंतर है। आज समाज को जरूरत है शिक्षक में गुरु चाहिए, क्योंकि गुरु और शिक्षक में बहुत बड़ा अंतर है। हो सकता है सत्र में इन सारी बातों पर चर्चा हुई होगी, लेकिन फिर भी मैं 2 मिनट में आपको सारी चीज़ों को मैं स्पष्ट करते चलता हूँ, उदाहरण दे देकर, क्योंकि हमारी विशेषता है कि उदाहरण अगर ना दें तो बातों को अच्छे से नहीं समझा जा सकता है। जैसे कि एक छोटे बच्चे को उदाहरण नहीं दीजिए तो वो अच्छा से नहीं समझेगा। तो इस तरह से शिक्षक जो होते हैं और शिक्षा प्रणाली की जो बात करते हैं, शिक्षक की व्यवस्था जिसको आजकल लोग मास्टर भी कहते हैं, ये मास्टर का कंसेप्ट जो है वो वेस्टर्न कल्चर में जब मैकाले की शिक्षा पद्धति आई तब भारत में मास्टर का कंसेप्ट आया। नहीं तो भारत में मास्टर का कंसेप्ट नहीं था। मास्टर का मतलब होता है उस्ताद, किसी खास विषय, किसी खास वस्तु, किसी खास विषयों को जानने वाले लोगों को मास्टर कहा जाता है। हमारे यहाँ गुरु का मतलब होता था सर्वमान, जो सभी विषयों में, सभी चीज़ों में, सभी रूपों से जो सर्वयोग्य होते थे, सर्वसंपन्न होते थे, उनका नाम गुरु होता था। इसीलिए केवल किसी खास विषय को जानना शिक्षक है और सभी विषयों पर अपना चिंतन, व्यवहार, मूल को विकसित करना गुरु। इसलिए आपको शिक्षक से गुरु की तरफ निकलना है। दूसरी बात है कि आज के समय में समाज में देखने का नजरिया जो है सो अलग अलग है। जब आप किसी को कहते हैं कि मैं शिक्षक हूँ तो सबसे पहले कहते हैं अच्छा आप मास्टर हैं। मतलब उनकी बोलने की जो टोन होती है उसमें थोड़ी सम्मान की कमी होती है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि अगर जीवन में शिक्षक ना हो तो राष्ट्र का निर्माण नहीं होता है। अरस्तु कहते हैं कि मैं अपने जीवन के लिए पिता का धन्यवाद देता हूँ, लेकिन इस जीवन के लिए मैं शिक्षक का धन्यवाद देता हूँ। अगर समाज में शिक्षक ना हो तो योग्य फ्यूचर, योग्य भविष्य का निर्माण नहीं होता है। शिक्षक के पास वो दृष्टि होता है जो आपको जिस पर हाथ रख दे हर लोहा पारस बन जाता है। इसलिए वो पारस होते हैं, जिस पर भी हाथ रख देंगे अच्छे से वो सोना बन जाता है। और इसके लिए स्वयं को भी व्यवस्थित करना होता है, स्वयं के अंदर में भी चिंतन व्यवस्थाएं डेवलप करनी होती है। अब चलते हैं शिक्षा क्या है, तो उसको बताने के लिए मैं चलता हूँ। एक छोटा सा प्रसंग है, बड़ा सुंदर सा है। एक राज दरबार में दान लेने की लाइन लगी हुई है और उस दान लेने के लाइन में बहुत सारे लोगों को दान देते देते राजा एक जगह जाकर खिदक जाता है। वहाँ एक छोटा सा बच्चा दान के लिए खड़ा है। बच्चे पर नजर पड़ने के बाद राजा पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। तो राजा से वो बच्चा कहता है कि मुझे ऐसा चीज दीजिए कि जीवन में मुझे फिर कोई मांगने की जरूरत न पड़े। राजा विवश हो गए कि आखिर ये ऐसा कौन सा चीज़ मैं दूँ जिससे कि जीवन में फिर दोबारा कभी न मांगे। तो राजा महामंत्री के पास देखे, महामंत्री सचिव होते हैं, तो उन्होंने जो है सो उनको कहे कि इसको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए। वो क्या चाहिए कि राजकोष पर इसकी पढ़ाई की व्यवस्था कर दीजिए। राजकोष पर उसकी पढ़ाई की व्यवस्था हुई और कालांतर में वही बच्चा पढ़ करके जो राज्य में सेवा करने के लिए उद्यत हुआ आया, उसी का नाम राजवैद्य जीवक था और वो राजा जो था वो बिंदुसार। आप लोग इसका नाम सुने होंगे। आप लोग तक्षशिला में पढ़ करके जीवक जो है सो यहाँ पर आए थे। आम्रपाली का पुत्र है ये, लेकिन जब वो यहाँ से चलता है तक्षशिला से मन में भय होता है कि जब मैं मगध पहुँचूंगा तो लोग मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। तो स्वीकार समाज कर्म को करता है।
तो शिक्षा ये चीज़ें होती है कि वो हर मीनिंगफुल चीज़ों को मीनिंगफुल से सुपर मीनिंगफुल बना देते हैं। अगर जहाँ ज्ञान नहीं है तो वहाँ अंधकार है, और अंधकार से प्रकाश की ओर जो ले जाता है वो गुरु होते हैं। शिक्षा केवल विषय से संबंधित हो सकता है, लेकिन गुरु का संबंध जो होता है वो आदमी का होता है, समर्पण से होता है, त्याग से होता है। और आप अपने कार्यों को जब तक प्रेम नहीं करेंगे तब तक ये भाव आपके अंदर आएगा नहीं, तब तक बच्चे और शिष्य के बीच में ये संबंध विकसित नहीं होगा, जिसके लिए आज सरकार कहते हैं मेंटरशिप पर बनाए। एक नया टर्म आया है, सुनते होंगे हर जगह, मेंटरशिप। ये मेंटरशिप क्या है? द इमोशनल एटीट्यूड फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोशल इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ बच्चे का डेवलप होता है। बच्चे जो कैसे डेवलप होता है? तो गुरुकुल में रह करके छात्र और शिष्य एक समान भाव से बैठ करके जब परस्पर संबंधों से विकसित करते थे तो केवल ज्ञान ही विकसित नहीं होता था, समाज भी विकसित होता था और व्यवस्थित होता था। अब शिक्षक की दृष्टि की बात करेंगे तो जिस पर किसी की नज़र नहीं जाती है उस पर शिक्षक की नज़र जाती है, उस पर गुरु की नज़र जाती है। आम्रकुंज में एक चरवाहा है, बैठा है, उसे किसी भी जात का भान नहीं है कि मैं क्या हूँ, कैसे हूँ, लेकिन उसी वटवृक्ष के नीचे में एक व्यक्ति बैठा है, वो देख रहा है इस बच्चे को, और वहाँ से उस बच्चे को उठाकर तक्षशिला ले जाता है और हिंदुस्तान को एक ऐसा शख्स देता है जिसका नाम चंद्रगुप्त है। और भारत का अखिल भारतीय राजनीतिक शुरुआत मगध से होती है, और वो करने वाला कौन है? तो चाणक्य। उस समय में आप बताइए तो गुरु क्या होते हैं? तो राष्ट्र निर्माता होते हैं। शिक्षक क्या होते हैं? राष्ट्र को बनाने वाले होते हैं। वो केवल अधिकारी नहीं बनाते हैं, वो राष्ट्र का नायक बनाते हैं। और नायक में आप कब बनाएंगे? जब आप अपने काम से प्यार करेंगे। ये कभी नहीं सोचेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, आप ये सोचेंगे कि मैं क्या दे रहा हूँ। जिस दिन आप ये सोच करके काम करेंगे तो कार्य छोटा हो या बड़ा हो, कार्य महत्वपूर्ण हो जाएगा, और इतना बड़ा कार्य होगा कि वो एक मुहिम हो जाएगी। चाणक्य बहुत छोटा सा, बहुत सारे लोग, कई बार मुझे लोग पूछते हैं, हमारे मित्र हैं बहुत बड़े, आप लोगों के पास आते जाते रहते हैं, क्या करूँ, बड़ा आत्मिक संबंध है हमारे इनके साथ। तो कई बार जो है इसको अपना बहुत सारा परिचय दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल एक छोटा सा अपनी संस्था है श्रेयस। आप दुर्गेश सर श्रेयस पटना के नाम से यूट्यूब चैनल पर भी जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप वहाँ देखेंगे। और आज बिहार में कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ SDO और DSC अपना इंस्टीट्यूट का नहीं है। ये मेरा सौभाग्य है। और जिस दिन मैं पटना में यहाँ पर ब्रांच दिया था तो उस समय में लोग कहा करते थे कि कैसे रिजल्ट होता था, और क्लासरूम रिजल्ट का मेरे पास इतना अनुभव है कि मैं आपको नहीं कर सकता। पेपर पढ़ करके लोग IAS हो सकते हैं, बशर्ते आपका आधार अगर बेहतर हो तो। और वो मैंने किया है, मैंने नहीं किया है, मैंने प्रयास किया है। व्यक्ति कुछ नहीं करता है, करता तो कोई और है, व्यक्ति कोई सिर्फ एक माध्यम है। तो कहने का भाव मेरा ये था कि आप जो सोचेंगे उसी के हिसाब से आपके काम में परिलक्षित होगा। अगर काम आप मन से नहीं करेंगे, मन के करने का मतलब है कि जब तक आप उससे चिंतन नहीं करेंगे तब तक आप बेहतर नहीं करेंगे। इसलिए शिक्षक को, गुरु को चिंतनशील होना चाहिए। अगर चिंतन नहीं होगा तो नया आइडियोलॉजी नहीं आएगी, नई चेतना नहीं आएगी, नई व्यवस्था नहीं आएगी, और इस तरह से फिर उसमें नयापन नहीं आएगा। और नयापन नहीं आएगा तो बच्चे और गुरु के बीच अच्छे संवाद नहीं होंगे, क्रिएशन नहीं होगी। समय के साथ जो है भाषा, ज्ञान, विवेक, प्रस्तुतिकरण, संवेदना, पास करने के तरीके ये बदल जाते हैं। चीज़ें वही रहती है, लेकिन समय के साथ उसके प्रेजेंट करने के तरीके जो होते हैं वो बदल जाते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ आप लोगों के बीच में, हो सकता है बहुत सारे लोग मुगले आजम देखे होंगे, पृथ्वीराज कपूर का है मुगले आजम, बड़ा प्रसिद्ध हुआ वो फिल्म। और मुगले आजम का एक डायलॉग है जिसमें जो है सो मतलब कथाकथित अनरकली को गिरफ्तार करके जब ले जाया जाता है तो कहता है प्यार किया तो डरना क्यों। ये उस समय में मतलब अकबर जो है उसको चिढ़ाने के लिए बात कही जाती है, और जिससे कि वो चिढ़े कुछ कहे तो प्यार किया तो डरना क्या। इस बात के जवाब में अकबर कहता है कि सलाखों के पीछे रहते हुए तुम्हारे जिस्मों में वो जरूरत नहीं रहेगी कि तुम्हारे जर्रे जर्रे में इसका कोई नाम रह जाए। आज अगर ये बात लोग कहेगा तो कोई समझेगा। ये 70 की बात है, उस समय में भाषा थी, आज इमोजी की जमाना आ गया है।
आज लोगों के पास भाषा संवाद की कमी हो गई है, इसलिए आपका पहला दायित्व तो होगा कि हम भाषा और संवाद को विकसित करें। अगर भाषा और संवाद विकसित नहीं होगा तो सहकार नहीं आएगा, सहकार नहीं होगा तो प्रस्तुतिकरण नहीं होगी, प्रस्तुतिकरण नहीं होगा तो एनालिसिस नहीं होगा, एनालिसिस नहीं होगा तो नवीनता नहीं होगी। इसीलिए आप मौलिक बनने के लिए सबसे बड़ा चीज़ है संवाद। जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। अगर वही बात आज कहा जाए, कैसे कहा जाएगा? आज 2024 है, अगर आज कहा जाए कि जेल में रहते हुए, इसका अर्थ है कि जेल में रहते हुए तुम्हारे जिस्म में इतनी ताकत नहीं रह जाएगी कि तुम इसका नाम ले लोगे, तो आज कहेगा कि जेल में रहते हुए तुम्हारा ऐसी कैसी हो जाएगी। तो समय बदल गए, भाषा बदल गए, चीज़ें बदल गई। और ज्ञान का मतलब होता है देने की कला, आप कैसे दे रहे हैं। और याद रखिए, किसी भी विषय का महत्व इस पर नहीं होता है कि आप कितना अच्छा दे रहे हैं, इस पर होता है कि देने वाला कैसे अच्छा लगा। आप अच्छा बोलते हैं उससे अच्छा नहीं होता, अगर समझने वाला अच्छा नहीं समझता तो अच्छा नहीं होता। इससे संवाद का पहला अर्थ होता है कि ऐसी भाषा, ऐसी वाणी, ऐसी चीज़ों का प्रयोग किया जाए जिससे कि आप बच्चे को अच्छे से क्या करें, समझा सकें। आपके कोर्स में हो सकता है NCERT की किताबें चलती हो, NCERT चलती है। NCERT जो किताबें हैं वो आपको ज्ञान का सागर है। उसको 9th 10th में भी पढ़ाए जाते हैं, 11th 12th में भी लोग पढ़ता है, SSC की तैयारी करता है वो भी पढ़ता है, अगर ग्रेजुएशन करता है वो भी पढ़ता है, UPSC करता है, IAS बनता है वो भी NCERT का बेस बुक पढ़ता है, और जो BPSC करता है वो भी NCERT का बेस बुक पढ़ता है। तो जरा सोचिए, अभी बहुत सारे TRT का एग्जाम हुआ है, उसमें सारा NCERT से प्रश्न पूछ रहे हैं हर जगह। तो जरा सोचिए कि NCERT आखिर है क्या। अगर NCERT सिर्फ 6ठी 7वीं की क्लास है तो फिर 6ठी 7वीं की क्लास के बच्चे को फिर IAS को पूछने की क्या जरूरत है। ये सोचने वाली बात है। तो NCERT सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, NCERT की जो किताबें हैं वो आप जैसे महाविद्वानों के लिए लिखा गया है, जिससे कि वहाँ से पढ़ करके बच्चे को अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू जरूरत उनको आप दीजिए। जो छठा में उसको छठा की तरह दीजिए, जो UPSC में UPSC की तरह दीजिए, जो BPSC में है BPSC की तरह दीजिए। कहने का मतलब क्या है, चीज़ें एक होती है, बताने की तरह हर जगह अलग अलग होते हैं। इसीलिए क्योंकि समझदारी जो होती है वो हर जगह